स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं अंतःस्थलीय जलमार्गों के उपयोग के बारे में। हम कल कर रहे थे जो है सरफेस वाटर के बारे में कर रहे थे और उसमें लास्ट जो था वो था अंतःस्थलीय जलमार्ग, और मैंने बोला था कि हम इसको नेक्स्ट डे करने वाले हैं। अब इसको ध्यान से सुनिए। जिन नौका वहन योग्य नदियों, झीलों और नहरों का उपयोग सामान और सवारियों के परिवहन के लिए किया जाता है, उन्हें अंतःस्थलीय जलमार्ग बोला जाता है। ये जलमार्ग स्थल से घिरे हुए होते हैं। अगर हम इनके विकास को प्रभावित करने वाली दिशाओं की बात करें तो सबसे पहले इनके लिए जो नदियाँ वो सततवाहिनी होनी चाहिए, यानी कि लगातार उसमें पानी होना चाहिए ताकि परिवहन व्यवस्था साल भर सुचारू रूप से चल सके। इनके जलमार्गों की जो चौड़ाई है वो भी अच्छी होनी चाहिए और जल की मात्रा काफ़ी अच्छी होनी चाहिए नदी में। नदियों के मार्ग में चट्टानें, गोर्जेस, प्रपात नहीं होने चाहिए ताकि नौका और स्टीमर जो है वो उसमें निर्बाध गति से चलाया जा सके। सीधे जलमार्ग जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। तो नदियों में अगर जितने कम से कम विसर्प होंगे, कम से कम मोड़ होंगे तो वो और बेटर रहेगा। कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि शीतकाल में नदियों का जो जल है वो ठंड से जमने ना पाए ताकि यातायात जो है उसकी सुविधा साल भर अवेलेबल हो पाए। नदियों के मुहाने में तलछट जो है, कीचड़ और गाद इत्यादि जो है इकट्ठा हो जाते हैं। तो जो नदियों के मुहाने हैं वो इनसे जो है मुक्त होने चाहिए ताकि जो अंतःस्थलीय यातायात है उसको समुद्री यातायात से जोड़ा जा सके। मौसम के अनुसार नदी में जल की मात्रा घटने और बढ़ने पर भी जो है परिवहन में कठिनाई आती हैं। तो नदी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें साल भर वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी हो और लगातार सेम रहे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अंतःस्थलीय जलमार्गों के गुण के बारे में। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी परिवहन, जितने भी आपके ट्रांसपोर्ट होते हैं उन सभी में जो सबसे सस्ता पड़ता है वो जल परिवहन पड़ता है। तो जलमार्ग परिवहन के अन्य साधनों की अपेक्षा सबसे सस्ते और सुगम साधन होते हैं। कम मूल्य वाली, भारी अथवा अधिक स्थान लेने वाली वस्तुओं जैसे कोयला, अयस्क, लकड़ी, कृषि उपजे इत्यादि के परिवहन के लिए अंतःस्थलीय जलमार्ग काफ़ी अच्छे होते हैं। इनके लिए जलमार्गों को बनाना नहीं पड़ता, ना ही रख रखाव के ऊपर खर्च करना पड़ता है जैसे कि आपको सड़क परिवहन में या रेल परिवहन में आपको करना पड़ता है। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा घने वन होते हैं तो वहाँ पे एकमात्र जो नदियाँ हैं वही केवल एक परिवहन का साधन होते हैं। वहाँ पे जो परिवहन के अन्य साधन होते हैं वो उनका विकास वहाँ पे नहीं किया जा सकता। अब हम बात कर लेते हैं अंतःस्थलीय जलमार्गों के कुछ दोष भी होते हैं। सबसे पहली बात क्या होता है कि अंतःस्थलीय जलमार्गों में सामान के परिवहन की गति जो है वो अत्यंत धीमी होती है। इस वजह से ज़्यादातर लोग इसमें रुचि नहीं लेते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि मांग क्षेत्रों से दूर बहने वाली नौका योग्य नदियों से परिवहन का विशेष लाभ नहीं उठाया जा सकता। यानी कि अगर ऐसे एरिया में कोई नदी बह रही है जहाँ के आसपास पॉपुलेशन नहीं है तो उस टाइम पे जो है नदियों का उपयोग जो है वो अंतःस्थलीय मार्ग के रूप में नहीं किया जा सकता। नदियों को सदैव यातायात के योग्य बनाए रखने के लिए उनकी तली से जो है सेडिमेंट्स को निकालते रहना पड़ता है और इससे जो है रख रखाव में जो है परिवहन की लागत जो है बढ़ जाती है। इसके अलावा कई बार नदियों में बाढ़ आ जाती है या जब शुष्क मौसम होता है तो नदियों में जल की कमी हो जाती है। तो इन सभी कारणों से जल परिवहन में जो है वो प्रॉब्लम आती है। कई बार जो है बहुत कम पूंजी और अगर नाव वगैरह का ज़्यादा ध्यान नहीं रखेंगे, जर्जर अवस्था में है वो, ओवरलोडिंग है वो, तो कई बार जो है अंतःस्थलीय जलमार्गों में जो है दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अंतःस्थलीय जलमार्गों के विश्व वितरण के बारे में। तो आंतरिक जलमार्गों का थोड़ा बहुत जो यातायात है वो संसार के लगभग सभी देशों में हुआ है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में यह अधिक विकसित अवस्था में पाया जाता है जैसे यूरोप में। तो यूरोप के आंतरिक जलमार्गों की हम बात कर लेते हैं। पश्चिमी और मध्य यूरोप में विकसित आंतरिक जलमार्गों का औद्योगिक दृष्टि से भारी महत्व है। यूरोप के उत्तरी मैदान को पार कर उत्तर सागर में गिरने वाली महत्वपूर्ण नदियाँ जैसे सीन, राइन, एल्ब, वेजर और ओडर को बीच बीच में पक्की नहरों से जोड़कर उनकी परिवहन उपयोगिता को बढ़ाया गया ताकि जो है इन नदियों में वाटर की अवेलेबिलिटी बनी रहे। जर्मनी की जो सबसे बड़ी नदी है राइन, वो विश्व में सबसे व्यस्त नदी के रूप में जानी जाती है।
इस नदी के दोनों ओर भारी उद्योग स्थित हैं। राइन की विशेषता यह है कि छोटे जहाज जो लगभग 4000 टन तक जो वज़न है ढो सकते हैं, इस नदी के द्वारा काफ़ी अंदर तक जा सकते हैं। और क्योंकि इस नदी का बहुत अच्छे से विकास हो चुका है अब एक परिवहन के रूप में, तो इससे जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम जो है ये काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि इस नदी की वजह से जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम के जो आंतरिक मार्ग हैं वो समुद्र से बहुत अच्छी तरीके से जुड़ गए हैं। और राइन नदी के व्यापार में कोयले का अधिक महत्व होने के कारण इसको कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे राइन नदी। तो राइन नदी उत्तरी सागर में गिर रही है, और क्योंकि सारे के सारे ये देश आसपास हैं, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, नीदरलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, तो सभी देशों को इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। नेक्स्ट रिवर की जो हम बात कर रहे हैं वो है डैन्यूब रिवर की बात। तो डैन्यूब जो है, डैन्यूब तथा उसकी सहायक नदियों का जाल यूरोप के आंतरिक जलमार्ग प्रणाली का एक शानदार नमूना प्रस्तुत करता है। इसकी जो नेविगेबल जो लेंथ है वो राइन से ज़्यादा है, किंतु इस पर यातायात रिलेटिवली कम है। यह जर्मनी के जो है ब्लैक फॉरेस्ट जो है एरिया वहाँ से निकलती है, और ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, चेक, स्लोवाक होती हुई जो है ये काला सागर में गिरती है। आप जो यहाँ पे ये देख पा रहे हैं डार्क कलर में, तो ये डैन्यूब रिवर है। तो इनसे होती हुई ये काला सागर में जा गिरती है। अच्छा, यूरोपीय रूस से वोल्गा और डोन रिवर जो है वो निकलती हैं, और ये विश्व की महत्वपूर्ण बड़ी जल प्रवाह प्रणाली हैं। वोल्गा और मास्को नहर द्वारा रूस की राजधानी को इस प्रणाली से जोड़ा गया है। अगर हम देखें तो वोल्गा जो है वो कैस्पियन सागर में जाके गिर रही है, और जो डोन रिवर है ये अजोव सागर में जाके गिरती है। अजोव सागर ये काला सागर का जो ऊपरी हिस्सा है ये है। तो जो वोल्गा डोन नहर में नावें जो हैं वो काला सागर तक आ जा सकते हैं, यानी कि वोल्गा और डोन रिवर को भी आपस में कनेक्ट कर दिया गया है नहर के द्वारा। वोल्गा कैस्पियन सागर में गिरती है, और डोन रिवर के द्वारा जो है वोल्गा के ऊपरी घाटी के क्षेत्रों को काला सागर से जोड़ दिया गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि सारी की सारी ये जो रिवर्स हैं ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड कर रखी हैं, कनेक्टेड भी हैं ज़्यादातर, और अगर कहीं पे कनेक्शन नहीं है इनका तो नहरें बना कर इनको आपस में जोड़ा गया है, सो दैट कि इनकी जो उपयोगिता है उसको बढ़ाया जा सके। आप इस मैप में भी देख पा रहे होंगे डैन्यूब रिवर कैसे गिर रही है, वोल्गा कैस्पियन सागर में गिर रही है, और ये डोन रिवर जो आ रही है ब्लैक सागर के ऊपर जो है ये जो आपको दिखाई दे रहा वाटर बॉडी, इसका नाम है अजोव सागर, AZOV, अजोव सागर। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं राइन रिवर को। तो राइन रिवर मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम का जो आंतरिक हिस्सा है उसको कनेक्ट करती है कहीं ना कहीं। अब हम बात कर लेते हैं रूस की कुछ नदियों के बारे में। तो ये रूस का मैप है। तो रूस के भी कुछ रिवर हैं, जैसे ओब हो गया, येनिसी और लीना। आप इसमें लोकेशन देख पा रहे होंगे। ओब है, येनिसी है, और ये जो है लीना है ये आपको दिखाई दे रही हैं आर्कटिक सागर में जाके गिर रही हैं, कारा सागर में, लाप्टाव सागर में जाके गिर रही हैं कहीं ना कहीं। तो क्योंकि ये सारा का सारा एरिया हैबिटेट नहीं है, मतलब लोग यहाँ पे इतने ज़्यादा नहीं रहते, तो इन नदियों का इतना ज़्यादा जो है उपयोग नहीं किया गया है परिवहन के लिए। ये नदियाँ अपने उत्तरी भाग में वर्ष के अधिकांश महीने ठंड से जमी रहती हैं। आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे। तो ये जो इनका मुहाना होता है ये साल भर ज़्यादातर टाइम जो है वो ठंड से जमा रहता है, तो इस वजह से इनका परिवहन के लिए ज़्यादा उपयोग नहीं किया जा सकता। ये नदियाँ जो हैं आर्कटिक सागर में जाके गिरती हैं, जो परिवहन की दृष्टि से ज़्यादा खुद ही महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एशिया की कुछ नदियों के बारे में। तो एशिया में अंतरस्थलीय जलमार्ग मुख्य चीन और भारत में हैं। तो ये चीन है।
तो चीन में लगभग 1.60 लाख लंबी नदियाँ और नहरें हैं, जिनमें अधिकांश यातायात के काम में आती हैं। यहाँ की जो यांगसी जो रिवर है, ये महत्वपूर्ण जल यातायात उपलब्ध कराती है। ये अपनी सहायक नदियों के साथ में लगभग 11,000 किलोमीटर लंबा जलमार्ग प्रदान करती है। जहाज़ों द्वारा इस नदी के मुहाने से लगभग 2400 किलोमीटर भीतर तक जो है जाया जा सकता है। राइन के बाद में यांगसी जो है, ये जो है वर्ल्ड की सबसे जो इम्पोर्टेंट रिवर है वो आ जाती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग 14,500 किलोमीटर लंबे नौका परिवहन योग्य जलमार्ग है, जिनका निर्माण नदियों, नहरों, समुद्र का जो पृष्ठ जल है, झीलें और निवेशिकाओं से होता है। भारत में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती नदियों में आंशिक मार्गों पर जल परिवहन होता है। अगर हम बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार में जो इरावदी रिवर है, इरावदी रिवर को डेवलप किया गया है परिवहन के रूप में। अब हम बात कर लेते हैं उत्तरी अमेरिका के आंतरिक जलमार्ग की। तो उत्तरी अमेरिका के मुख्यतः 2 मार्ग हैं जो देखने को बनते हैं। आप इस डायग्राम को देखिए। महान झील और सेंट लॉरेंस मार्ग है एक, तो दूसरा है मिसौरी जलमार्ग। तो आप यहाँ पे 5 रिवर देख पा रहे होंगे। एक बार मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। तो ये 5 झीलें हैं बेसिकली: लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक इरी और लेक ओंटारियो। तो ये 5 झीलें हैं और ये 5 झीलें आपस में बिल्कुल पास पास हैं। इनको कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया गया है और यहाँ से जो है समुद्री मार्ग से इसको आंतरिक मार्ग द्वारा इन सभी झीलों को कनेक्ट कर दिया गया। और इस क्योंकि ये कनाडा और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, दोनों के औद्योगिक क्षेत्र इसके आसपास स्थित हैं, तो ये जो महान झीलों का जो क्षेत्र है, ये काफ़ी अच्छी सुविधा प्रदान करता है यातायात की। इस जलमार्ग के द्वारा समुद्री जहाज़ लगभग 3700 किलोमीटर अंदर तक आ जा सकते हैं। यहाँ की महान झीलों पर बंदरगाहों का विकास समुद्री बंदरगाहों के जैसा ही हुआ है। महान झीलों के उत्तर में कनाडा तथा दक्षिण में संयुक्त राज्य अमेरिका के औद्योगिक, कृषि, वन तथा खनन क्षेत्र विस्तृत हैं। यही कारण है कि यह विश्व का अत्यंत महत्वपूर्ण अंतरस्थलीय जलमार्ग बन गया है। महान झीलों को आपस में मिलाने के लिए कुछ नहरों का भी निर्माण किया गया है। जैसे सुपीरियर झील को लेक ह्यूरॉन से मिलाने के लिए सू नहर का निर्माण किया गया है और ईरी झील को और ओंटारियो झील को आपस में मिलाने के लिए जो है वेल्ड नहर का निर्माण किया गया है। तो इस तरीके से ये सारी की सारी झीलें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कभी नहरों के द्वारा और कभी एक दूसरे से वैसे ही कनेक्टेड हैं ये। और इसका जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों के दोनों उपयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मिसौरी जलमार्ग की। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मिसिसिपी रिवर को। मिसिसिपी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, तीसरी सबसे लंबी नदी है। मिसौरी, ओहियो और इलिनॉय, ये 3 नदियाँ हैं जो इसकी सहायक नदियाँ हैं। इस नदी के द्वारा बड़े स्टीमर जो है वो मिनियापोलिस तक आ जा सकते हैं और यह मार्ग महाद्वीप के आंतरिक भाग को मैक्सिको की खाड़ी से मिलाता है। आप देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ पे मैक्सिको की खाड़ी में आके गिर रही है मिसिसिपी रिवर। तो इसका भी काफ़ी ज़्यादा विकास किया गया है। मिसिसिपी को सुपीरियर झील से मिलाकर महान झीलों के जल यातायात से जोड़ दिया गया। तो आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से इस पूरे एरिया का विकास किया गया है। सेंट्रल और जो ईस्टर्न यूएसए है, तो वो वहाँ पे जल परिवहन का काफ़ी ज़्यादा जो है उसका डेवलपमेंट किया गया है। ये आप थोड़ा और डिटेल में देख पा रहे हैं इसमें। तो मिसिसिपी रिवर को फाइनली जो है वो सुपीरियर झील से मिला दिया गया है और महान झीलों के क्षेत्र में जल यातायात से जोड़ दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं
भूमध्य रेखीय क्षेत्र के आंतरिक जलमार्गों के बारे में, तो ये अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका दोनों के बारे में है। तो भूमध्य रेखा के आसपास जो है दक्षिण अमेरिका की अमेज़न, अफ्रीका की जायरे और नाइजर नदियाँ जो है वो बहती हैं। अफ्रीका की अगर बात करें तो सघन वनों के इन क्षेत्रों में सड़कों और रेलों का विकास नहीं हो पाया है। इसी वजह से जो है दूसरा ये है कि अफ्रीका की जो नदियां हैं जायरे और नाइजर, ये अपने मार्ग में बहुत ज़्यादा वाटरफॉल और रैपिड्स बनाती हैं, जिसके कारण ये नदियां लंबी दूरी तक परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाती। अगर हम बात करें दक्षिण अमेरिका के जलमार्ग की, तो पराना और पैराग्वे जो रिवर्स हैं, ये काफ़ी अच्छा जो है एक काफ़ी अच्छा एक एग्ज़ाम्पल सेट करती हैं। पराना से जहाज़ सांता फे जो कि अर्जेंटीना है, और स्टीमर जो है असेंशन यानी कि जो पैराग्वे की राजधानी है वहाँ तक आ जा सकते हैं। यह नदी रियो डी प्लाटा के नदबुक में जा गिरती है, यानी कि ये जो पराना रिवर है और ये जो आपकी पैराग्वे रिवर है, ये दोनों की दोनों मिलते हैं रियो डी ला प्लाटा, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाती हैं और इसके द्वारा जो है अर्जेंटीना और पैराग्वे जो है पैराग्वे, यूरुग्वे और ये सारे के सारे जो है कनेक्टेड हो पाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्स। तो हमने 3 तरीके से वाटर रिसोर्स को किया है, एक तो ओशन रिसोर्सेज के रूप में, दूसरा सरफेस वाटर रिसोर्सेज के रूप में, और तीसरा अब हम करने वाले हैं अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के बारे में। तो वर्षा से प्राप्त जल का लगभग 22% हिस्सा जो है वो भूमि द्वारा सोख लिया जाता है, और यही जो हिस्सा होता है ये एक भौम जल बनता है। भौम जल का लगभग 60% भाग मिट्टी की ऊपरी स्तर पर पहुंचता है, और ये जो है वो खेती के लिए प्रभावी माना जाता है। शेष जल जो है वो धरातल के नीचे स्थित जो प्रवेश्य चट्टानें यानी कि जिनमें से जल गुजर सकता है वहाँ पहुँचता है, और जो है ये एक भौम जल का रूप ले लेता है। अब हम बात कर लेते हैं कि भौम जल के वितरण को प्रभावित करने वाले कुछ एक कारक होते हैं, जैसे चट्टानों की संरचना, धरातल और जलापूर्ति की मात्रा। तो जो समतल जलोढ़ मैदान होते हैं वहाँ पे भौम जल के विशाल भंडार होते हैं। इसका कारण यह होता है कि इन मैदानों में कोमल और प्रवेश्य चट्टानें पाई जाती हैं, जिससे वर्षा और बाढ़ का जल रिस कर भौम जल का रूप ले लेता है। दूसरा ये कि कठोर चट्टानी भूमियों में जल का रिसाव बहुत धीमा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे भौम जल की संभावना काफ़ी कम देखने को मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं भौम जल को प्राप्त करने की कुछ विधियों के बारे में। तो प्रवेश्य चट्टानों से जल को खोदकर अथवा नलकूप द्वारा बोर करके निकाला जा सकता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो कुआं क्या है? कुआं स्थल पृष्ठ से भौम जल स्तर तक खुदा गया एक छिद्र या गर्त होता है, जिसमें विभिन्न साधनों के द्वारा जल को भूपृष्ठ पर लाया जाता है। कुएं की अगर बात करें तो 2 तरीके के होते हैं, पृष्ठीय कुएं और अंतः पृष्ठीय कुएं, और ये जो सरफेस वेल्स है ये फर्दर कच्चे कुएं और पक्के कुएं में बदल जाते हैं। तो इनकी बात कर लेते हैं। कच्चे कुएं क्या होते हैं? तो कच्चे कुएं ये जल के अस्थायी स्रोत होते हैं। कच्चे कुएं ऐसी जगह पर खोदे जाते हैं जहाँ पे भौम जल स्तर ऊंचा होता है, यानी कि 3 से 5 मीटर की गहराई पर ही मिल जाता है। खेत के पास ही आसानी से खोदे जाते हैं, और इन कुआं में ईंट और पत्थरों की जो है लाइनिंग नहीं लगाई जाती, अतः इनके निर्माण में जो है की लागत काफ़ी कम होती है, और वर्षा ऋतु में मिट्टी पिलपिली वगैरह हो जाने के कारण ये जो कुएं हैं, कच्चे कुएं हैं, ये गिर जाते हैं। पक्के कुओं की अगर बात करें तो ये जल के स्थायी स्रोत होते हैं, और ऐसी जगह पे खोदे जाते हैं जहाँ पे भौम जल स्तर ऊंचा होता है और लगभग साल भर स्थायी रहता है। इन कुओं में ईंट और पत्थरों का अस्तर लगाया जाता है। इसके बावजूद, महंगे होने के बावजूद ये कुएं लाभदायक होते हैं, क्योंकि लंबे समय तक किसान का साथ देते हैं। तीसरा हम बात कर लेते हैं नलकूपों के बारे में। तो यानी कि ड्रिलिंग मशीनों द्वारा स्थल पृष्ठ से भौम जल स्तर तक किया गया एक छिद्र, जिसमें बिजली की मोटर या डीजल इंजन की सहायता से पाइप के माध्यम से पानी खींचा जाता है, नलकूप कहलाता है। कई बार खुले साधारण कुएं में पाइप लगाकर मोटर या शक्ति द्वारा अन्य साधन द्वारा भी पानी प्राप्त किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिजन वेल के बारे में, यानी कि पाताल तोड़ कुएं। ये क्या चीज़ होती है?
तो भूपृष्ठ पर कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहाँ एक विशेष प्रकार के कुएं से भूमिगत जल जो है अपने हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से खुद ब खुद धरातल पर निकलने लगता है। जल का यह स्वत निकास या मनुष्य द्वारा खोदे गए छिद्र से या प्राकृतिक रूप से बने छिद्र से होता है, और ऐसे कुएं को जो है पाताल तोड़ कुएं या आर्टिजन वेल इनको बोला जाता है। ये जो आर्टिजन वेल हैं ये सबसे पहले फ्रांस के अर्टवॉइस नामक जगह पे खोदे गए थे, इसी वजह से इनको आर्टिजन वेल बोला जाता है। कुछ एक ख़ास दशाएं होती हैं जहाँ पे जो है आर्टिजन वेल बनते हैं। सबसे पहले तो जो चट्टानों की जो लेयर है वो एक तरफ झुकी हुई होनी चाहिए या एक महान सिनक्लाइन के रूप में मिलनी चाहिए। हमने एक बार किया था अपनति और अभिनति। तो अभिनति क्या है, जो एक फोल्ड का जो निचला हिस्सा होता है उसको सिनक्लाइन बोला जाता है। दो पारगम्य चट्टानों के बीच में एक पारगम्य जो है संस्तर स्थापित होना चाहिए। पारगम्य संस्तर के एक या दोनों सिरे धरातल पर खुलने चाहिए ताकि वर्षा का जल उसमें प्रवेश कर सके और नीचे रिस सके। दूसरी चीज़ ये कि जो भी एक्वीफर होगा या जहाँ भी पानी इकट्ठा हो रहा है वो कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकना नहीं चाहिए। तीसरा ये कि पारगम्य शैल का वो सिरा जिस क्षेत्र में खुलता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होनी चाहिए या बारहमासी नदियाँ या बर्फ़ के पिघलने से जल की आपूर्ति होनी चाहिए। यानी कि बात यह है कि दो पर्वतीय चट्टानों के बीच में दो अपारगम्य परतों के बीच में एक पारगम्य लेयर होनी चाहिए, और उस पारगम्य लेयर जो लेयर है उसके दोनों सिरे या कम से कम एक सिरा ऐसा होना चाहिए कि जिसके उस पोर्शन पे जो है या तो पानी की अवेलेबिलिटी होती रहे, या तो नदी हो, या तो बारिश हो, या तो कुछ भी हो। इसके अलावा एक और चीज़ है कि भूम जल स्तर जो है वो आर्टिजन वेल के तल से ऊंचा होना चाहिए, तो जल खुद ब खुद बाहर निकलेगा, अदरवाइज़ जल बाहर नहीं निकलेगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि भूम जल स्तर जो है वो आर्टिजन वेल होता है उससे ऊपर होना चाहिए। तो अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो विश्व में आर्टिजन वेल का सबसे बड़ा क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट आर्टिजन बेसिन है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले क्वींसलैंड में, जिसमें ग्रेट बेसिन का आधा भाग शामिल होता है, 10,000 से अधिक जो हैं आपके आर्टिजन वेल पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के भेड़ पालन में और दुग्ध उद्योग में इन कुओं का बहुत ज़्यादा महत्व है। हालांकि कई बार लवण जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो इन आर्टिजन वेल का जो जल है वो सिंचाई के काबिल नहीं रहता। इसके अलावा इंडिया की अगर हम बात करें तो उत्तरी भारत के तराई क्षेत्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में और पुदुचेरी में कहीं कहीं जो है आर्टिजन वेल खोले गए हैं। आर्टिजन वेल जो है वो वहाँ पे खोदे गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से ट्यूबवेल द्वारा या कुओं द्वारा जो है वो सिंचाई की जाती है। तो भारत के उत्तरी जलोढ़ मैदान में भूमिगत जल के विशाल भंडार मिलते हैं। यहाँ की नरम मिट्टी में कुएं और नलकूप बनाना भी आसान है। यही कारण है कि गंगा सतलुज के मैदान में कुएं और नलकूप द्वारा सिंचाई लोकप्रिय व सरल साधन है। अगर दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में कठोर चट्टानें मिलती हैं, जिसकी वजह से भूमजल का अभाव होता है और कुओं और नलकूपों का प्रचलन नहीं मिलता और वहाँ पे तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है। तो अगर बात करें शुद्ध सिंचित क्षेत्र की तो गुजरात में सबसे ज़्यादा एरिया है, ये 78.4%, उत्तर प्रदेश में 70.5%, राजस्थान में 67.9%, पंजाब और महाराष्ट्र में 61.3 एंड 61.2% के आसपास जो एरिया है वो नलकूपों और जो है कुओं द्वारा सिंचित है। अब हम बात कर लेते हैं कुआं और नलकूपों द्वारा सिंचाई के क्या क्या गुण होते हैं। तो कुआं किसान की एक व्यक्तिगत संपत्ति होती है, वो जब चाहे तब सिंचाई कर सकता है। जो निर्धन किसान होता है उसके लिए कुआं सिंचाई का सस्ता और उपयुक्त साधन है। नहरी जल को जो है काफ़ी दूर तक नहीं पहुंचाया जा सकता, लेकिन कुआं कहीं भी और किसी भी खेत के पास में खोदा जा सकता है। इसके अलावा कुएं के निर्माण में एक बार व्यय करना पड़ता है, जबकि बार बार नहर का पानी उपयोग करने पर उसको बार बार टैक्स देना पड़ता है। कुओं द्वारा सिंचाई करने से मिट्टी में क्षार और लवणों के आने का भय नहीं रहता, जबकि नहरी जल के उपयोग से इसकी आशंका बनी रहती है।
फिर हम बात कर लेते हैं कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई के जो है अवगुण क्या क्या हैं, यानी कि डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले कुएं एक सिंचित क्षेत्र की सिंचाई कर पाते हैं। एक पक्का कुआं 6 से 8 हेक्टेयर भूमि को सींच सकता है, जबकि जो कच्चा कुआं होता है वो लगभग 1.5 हेक्टेयर भूमि को ही सींच सकता है। अधिक सिंचाई करने पर कई बार कुएं सूख जाते हैं और सिंचाई के काबिल नहीं रहते। कई बार सूखे की स्थिति में जो कुएं का जो भूमि जल स्तर है वो काफ़ी नीचे चला जाता है। अतः जब सिंचाई के लिए पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तब कुएं जो है जवाब दे चुके होते हैं। जितना जल भूमि में जाता नहीं उससे अधिक जो है नलकूप बाहर निकालते हैं। इससे प्राकृतिक असंतुलन जो है वो बनता है। कई बार पुराने होने के बाद पक्के कुएं भी जो है वो ख़राब होने लगते हैं। नलकूप दूर दूर से भूमिगत जल खींच कर लाते हैं, जिससे विस्तृत क्षेत्रों में भूमि सूखकर अनुपजाऊ होने का खतरा बना रहता है। कुओं और नलकूपों से बिजली का खर्च और परिश्रम दोनों लगते हैं, अतः सिंचाई का यह साधन अधिक आर्थिक लाभ वाली फसलों के लिए ही उपयुक्त हो सकता है। तो आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।